सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाइपोकैलीमिया। इससे पहले हमने किया था हाइपरकैलीमिया और अब हम करेंगे हाइपोकैलीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल मेडिकल विद नर्सिंग ऑफिसर। सो हम स्टार्ट करते हैं इसी डेफिनेशन से। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि लो पोटेशियम का लेवल हो जाता है ब्लड में। हाइपर मीन्स ज़्यादा होता है और हाइपो मीन्स होता है कम। सो हाइपोकैलीमिया में क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल जो है ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। एंड पोटेशियम, क्योंकि जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसका कंसंट्रेशन कम हो जाए तो उसके बाद क्या होगा, जो आपकी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी वो डिमिनिश्ड हो जाएंगी और उनमें कॉन्ट्रैक्शन सही से नहीं होगा। सो ये किसी भी रीज़न से हो सकता है, जैसे कि किडनी के थ्रू ज़्यादा पोटेशियम का बाहर निकल जाना या फिर कम पोटेशियम का इनटेक करना। लाइक नॉर्मल इनटेक ऑफ पोटेशियम कितना होना चाहिए, 4700 मिलीग्राम पर डे फॉर अडल्ट के लिए ये रिक्वायरमेंट है नॉर्मल पोटेशियम की इनटेक की डेली। एंड बॉडी में क्या होता है, पोटेशियम टू टाइप्स में हमने डिवाइड करा हुआ है। एक तो इंट्रावस्कुलर पोटेशियम होता है, एक होता है एक्स्ट्रावस्कुलर पोटेशियम। इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है कि हाइपोकैलीमिया किस रीज़न से हो सकता है। अगर कोई पेशेंट पेनिसिलिन की डोजेस हाई लेता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनेगा बॉडी में। सो उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटिक एसिडोसिस की वजह से हो सकता है। ड्यूरेशन ऑफ डाइल्यूशन ड्यू टू आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, एड्रेनल ग्लैंड इश्यूज या फिर एड्रेनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट नहीं कर पा रहा है सही से हार्मोन्स को। माल न्यूट्रिशन, पुअर एब्जॉर्प्शन, अगर जो पोटेशियम पेशेंट ले रहा है उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा तो उसकी वजह से हो सकता है हाइपोकैलीमिया। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है। डेलिरियम ट्रिमर्स की वजह से हो सकता है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 एंड टाइप 2 इनकी वजह से हो सकता है। और भी बहुत सारे डिजीज़ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है, लाइक फैमिलियल हाइपोकैलीमिया, किसी को जेनेटिक डिजीज़ है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से फिर ये कंडीशन जो है फर्दर फैमिली टू फैमिली इंक्रीज़ हो रही है, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी हाइपोकैलीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, कोई पेशेंट जो है वो ऐसे डायूरेटिक्स यूज़ कर रहा है उसकी जो कि जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है। या फिर कोई किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत लंबे टाइम से उसको वॉमिटिंग डायरिया की प्रॉब्लम है, सो दैट कैन ऑल्सो लीड हाइपोकैलीमिया। हैव अ मेडिकल कंडीशन लाइक वन लिस्टेड अबव। तो कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन जो हमने ऊपर भी बताई है उनकी वजह से हाइपोकैलीमिया होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मली क्या होता है बॉडी में, जो आपका नेफ्रॉन है वहाँ पर जो पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट है, वहाँ पर 60% जो है पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो असेंडिंग है, असेंडिंग लूप है हमारी, असेंडिंग ट्यूबल है, वहाँ पे होता है 27 to 28% पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाकी जो पोटेशियम बनता है वो आपका जो कंट्रोलिंग सेंट्रल वाली ट्यूब है, लास्ट वाली, वहाँ से होते हुए अगर बॉडी को चाहिए तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वरना अगर उसको नहीं चाहिए तो वो क्या करती है, वहाँ से उसको एक्सक्रीट आउट करके बाहर निकाल देती है। सो अगर ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो, बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना हो और वो सिर्फ क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है हाइपोकैलीमिया। सो इट कैन बी मेंटेन बाय बैलेंस शिफ्ट। बैलेंस शिफ्ट, इंटरनल बैलेंस शिफ्ट एंड एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंटरनल बैलेंस शिफ्ट। इंटरनल बैलेंस शिफ्ट में भी डायबिटीज़ 1 वाले पेशेंट को हो सकता है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ 1 वाले पेशेंट में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनाता हमारा बॉडी सही से। ज़्यादा इंसुलिन नहीं बनाएगा तो हम उसको देंगे बाहर से इंजेक्शन, इंजेक्शन के थ्रू हम उसको देंगे इंसुलिन, जबकि जो इंसुलिन हो जाएगा ब्लड में ज़्यादा। रेयर केसेस में ऐसा होता है कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, वरना नॉर्मल तो नहीं होता। रेयर केसेस कुछ ऐसे हैं जिनमें कि क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा ब्लड में ज़्यादा और फिर वो करेगा सेल की तरफ मूव, और सेल की तरफ मूव करने की वजह से जो वहाँ पे चैनल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, और हाइपर एक्टिव होने की वजह से जो है पोटेशियम जाएगा सेल के इनसाइड, बट सेल के इनसाइड हो जाएगी हाइपर एक्टिविटी, एंड सेल के आउटसाइड ब्लड में क्या होगा, हाइपोकैलीमिया, क्योंकि ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है। सो दिस इज हाइपोकैलीमिया। लाइक अगर कोई सेल है यहाँ पर, ये आपका है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के और यहाँ पर है सेल। नॉर्मली जब हम फूड कोई भी
खाते हैं तो हमारे ब्लड में आता है, ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज फिर जाता है सेल के पास, जो कि सेल को देता है एनर्जी उसके काम करने के लिए, लाइक पोटेशियम या फिर जो भी उसके अंदर एटीपी यूज़ होता है, उन सब चीज़ों के लिए उसको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। बट इंसुलिन की डायबिटीज़ 1 की कंडीशन में जो है इंसुलिन बॉडी के अंदर नहीं बनता, तो हम उसको पेशेंट को देते हैं आउटसाइड इंसुलिन। और अगर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बॉडी रिएक्ट कर जाती है पेशेंट की और इंसुलिन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है, तो जब इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में बनेगा तो वो सेल को भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइपर एक्टिव कर देगा। जब सेल हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो पोटेशियम सारे जो है अंदर चले जाएंगे, किसी सेल के इनसाइड हो जाएगा पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा, और ब्लड में हो जाएगा पोटेशियम का अमाउंट कम। नेक्स्ट कंडीशन है एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, तो ब्लड का पीएच लेवल भी बढ़ेगा एंड पोटेशियम का लेवल जो है सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। मीन्स अगर पोटेशियम का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट। एक्सटर्नल बैलेंस शिफ्ट में क्या होता है कि एक्सटर्नली अगर कोई पेशेंट पोटेशियम बहुत कम ले रहा है, जो नॉर्मल वैल्यू है पोटेशियम की उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर वो ले तो सही रहा है बट उसका एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, लाइक वॉमिट, डायरिया या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। एंड स्वेटिंग की वजह से भी हो सकता है। अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके सेल्स जो है बहुत ज़्यादा क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, लाइसिस हो जाएगी उसकी, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी तो पोटेशियम का अमाउंट जो है यूरिन के थ्रू बहुत ज़्यादा बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से हाइपोकैलीमिया हो सकता है, ब्लड में पोटेशियम का अमाउंट जो है कम हो सकता है। नेक्स्ट एल्कलोसिस के बाद हम करें इसके साइन सिम्टम। साइन सिम्टम में क्या हो सकता है, बिकॉज पोटेशियम क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर पोटेशियम का अमाउंट कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, मसल्स में डिमिनिश्ड हो जाएंगी हमारी मसल्स, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, लूज हो जाएंगी। लाइक अगर वो स्मूथ मसल की बात करें तो वहाँ पे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, अगर स्केलेटल मसल में देखें तो हो सकती है वीकनेस, क्रैम्प्स या फिर फ्लैसिड पैरालिसिस। अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में देखें तो हो सकता है वहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियक मसल में हो सकता है अरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी मसल्स की, तो ये सारी चीज़ें फिर फर्दर हो सकती हैं। नेक्स्ट वी विल गो फॉर डायग्नोसिस में वी विल गो फॉर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करेंगे उसका एल्कलोसिस का टेस्ट, जिसमें पता चलेगा पोटेशियम का लेवल। एंड वी विल गो फॉर यूरिन टेस्ट, बिकॉज यूरिन में हमें पता चलेगा कितना पोटेशियम जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकल रहा है। एंड वी विल गो फॉर नेक्स्ट ECG। नेक्स्ट वी विल गो फॉर ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट में हम यही कर सकते हैं कि जो भी कॉज है उसको हम कर सकते हैं रिमूव, ताकि जो है उसको पेशेंट को वॉमिट और डायरिया ना आए, जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल जो है बॉडी में मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम कर सकते हैं जो भी पोटेशियम का अमाउंट बाहर निकला है उसको रीस्टोर करने के लिए हम उसको दे सकते हैं ड्रग्स, या फिर हम उसको फूड या फिर IV थेरेपी हम उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमें उसका मॉनिटर करते रहना है डेली का लेवल, हेल्थ का लेवल, और उसको हॉस्पिटल स्टे के दौरान हमें चेक करना है, सारी चीज़ों के लिए असेसमेंट करनी है पेशेंट की, डायग्नोसिस करना है और करना है उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट।